जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 और विषय है विज्ञान कक्षा नौवीं पढ़ेंगे। और अध्याय 1 पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, हम इसको देखेंगे कि आखिर पदार्थ तो होता क्या है। और आपको हमारा वीडियो डेली देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना, ठीक है, ताकि हमारा वीडियो आपको डेली मिलता रहे। चलो देखते हैं अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है, कक्षा 9वीं के। अब हमें यह देखना है कि पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है, क्योंकि पाठ का ही नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी हमारे आसपास की जितनी भी वस्तु आपको दिख रही है, या फिर संसार की प्रत्येक वस्तु, जितनी भी संसार में जो वस्तु है जिसमें भार हो, है ना, भार का मतलब ये होता है कि वजन एवं जो स्थान घेरता हो, और स्थान भी घेरना चाहिए। जैसे ये कोई पेन है ना, ये स्थान घेर रही है, कितना एरिया घेर रही है, देखो कितना एरिया घेर रही है पेन। तो ये क्या हो गया, स्थान घेरती हूँ, ये भी एक वस्तु है ना। जितनी भी चीज, जैसे बोर्ड भी एक वस्तु है, खिड़की, दरवाजा, पेन, पेंसिल, किताब, है ना, बर्तन, जितने भी है जो वस्तु अलग अलग चीज से बनी है, वो क्या है, पदार्थ है। और पदार्थ का क्या होना जरूरी है कि जो जिसमें भार भी हो और जो स्थान भी घेरती हो, जो स्थान भी घेरती हो, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ समझ में आया आपको कि ऐसी वस्तु जिसमें भार भी हो और जो स्थान भी घेरती हो, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण कुछ लिख दिया है, पेन, खिड़की, किताब, लकड़ी आदि, ये सारी की सारी क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ समझ में आया। जितनी भी आप सब्जियां बनाते हो, कहीं ना कहीं जल भी एक पदार्थ, उसमें कण पाए जाते हैं। तो मैं आपको कण के बारे में भी बताऊंगा इसमें। किंतु एक चीज याद रखना कि जो प्रकाश जो है, यानी सूर्य की किरण है, जो बल्ब हम लगाते हैं घर में, लाइट, ये सारी की सारी क्या है, पदार्थ तो नहीं है। क्यों नहीं है पदार्थ, क्योंकि इसमें भार नहीं होता है। प्रकाश जो होता है, जो लाइटें जलती है, सूर्य का प्रकाश जो है, उसमें भार नहीं होता है, ठीक है। इसी कारण क्या है, प्रकाश पदार्थ नहीं। समझ में आया। चलो आगे, ये आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने। हम कक्षा 9वीं के विज्ञान जो पढ़ रहे हैं, उसमें हम प्रश्नों के उत्तर भी लिखेंगे, लेकिन पहले आपको मैं पाठ समझा दूं अच्छे से, मेन टॉपिक, और सरल भाषा में समझा रहा हूँ, है ना। आप जब इस वीडियो को देख लोगे और बाद में आप किताब भी पढ़ोगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम सरल भाषा में समझा रहा हूँ, और उनकी मेन टॉपिक जो है, मैं उसको अच्छे से उतार रहा हूँ। तो आपको भी ऐसे उतार लेना है, फिर कॉपी बना लेना है एक अच्छे से, है ना। चलो, तो ये आपको समझ में आया कि पदार्थ क्या है। तो आप समझ जाना कि जितनी भी वस्तु आपके सामने दिखाई दे रही हो, है ना, सिर्फ प्रकाश को छोड़ के, क्योंकि उसमें भार नहीं होता। भार यानी किसी वस्तु का वजन हो। जैसे मैंने पेंसिल का मैंने आपको चित्र बना के बताया, उसमें भार भी होता है और स्थान भी घेरती है। चलो आगे देखते हैं। फिर जैसे जैसे संसार आगे बढ़ता गया, फिर खोज स्टार्ट हो जाती है ना। तो प्राचीन काल, यानी पहले के लोग जो थे, प्राचीन काल के वैज्ञानिक या फिर दार्शनिक, मैंने लिख दिया है लोग। प्राचीन काल के वैज्ञानिक जो है, उन्होंने खोज करा धीरे धीरे कि पदार्थ आखिर क्या होते, इसको कितने भागों में बांट सकते हैं, है ना। तो पदार्थ, इन्होंने प्राचीन काल के वैज्ञानिक ने क्या करा कि पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है ना। पदार्थ को कितने भागों में बांट दिया है प्राचीन काल के वैज्ञानिक ना, ये तो इनका क्या कहना था कि पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिन्हें पंच तत्व कहा गया, है ना। पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व है, कौन कौन से पंच तत्व है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। ये 5 ऐसी चीज है जो प्राचीन काल के वैज्ञानिक ने, आपने सुना भी होगा कि पंच तत्व से प्राचीन काल के लोगों का कहना था कि हमारा जो शरीर का निर्माण जो हुआ है, वो 5 तत्वों से हुआ है ना। जैसे वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल। कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद भी शरीर 5 तत्वों में ही समाहित हो जाता है, और शरीर का निर्माण जो होता है
इन्हीं 5 तत्वों से होता है। ये इनका प्राचीन काल के दार्शनिक का मानना था। ठीक है, समझ में आई ये वाली लाइन? पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। इन्होंने करा है प्राचीन काल के वैज्ञानिक ने। मैंने यहाँ पर उनको अच्छे से लिख दिया है, तो इसके सामने तीर का निशान लगा रहा हूँ, यानी इसका ही। तो प्राचीन काल के वैज्ञानिकों को कहना था कि पदार्थों को इन्होंने पहले तो 5 भाग में बांट दिया है। कौन कौन से? जल, वायु, अग्नि, है ना, पृथ्वी, आकाश, ये 5 को बांट दिया है और कह दिया है कि शरीर का जो निर्माण हुआ है, पदार्थ का जो निर्माण होता है, वो इन तत्वों से होता है और वापस इन्हीं में मिल जाता है। यही इनका कहना था और हम सुनते भी आ रही है ना। पंच, ये खास याद रखना कि पंच तत्व किसे कह रहे हैं, तो पंच तत्व वायु, पृथ्वी, जल, है ना, अग्नि, आकाश, इनको पंच तत्व नाम दिया गया है। दार्शनिक के लोग, प्राचीन काल के दार्शनिक जो थे, फिर आगे आगे संसार बढ़ता गया। फिर आधुनिक काल के वैज्ञानिक आए हैं। आधुनिक काल के यानी जो अभी है, इन्होंने क्या करा कि इन्होंने पदार्थ को 2 भागों में बांट दिया। कितने भाग में? 2 भाग में बांट दिया है। आधुनिक काल के वैज्ञानिक जो थे, आपको दिखाई दे रहा है, आधुनिक काल के वैज्ञानिक, इन्होंने पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत किया है ना, भौतिक और रासायनिक। मैं यहाँ अच्छे से लिखेगा, ठीक है। आधुनिक काल के वैज्ञानिक ने क्या करा? आधुनिक काल के वैज्ञानिक ने इन्होंने पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत किया है, भौतिक और रासायनिक। ठीक है, भौतिक और रासायनिक। तो भौतिक और रासायनिक क्या होता है? भौतिक का मतलब होता है कि किसी चीज को हम छू के या देख के ही पता लग जाए कि ये क्या है, मार्कर है, पेन है। देख के ही पता चल जाए कि ये क्या है, किताब है, ये बोर्ड है ना। जैसे कोई आपके घर में बर्तन हो, खिलौने हो, तो देख के हमको पता चल जाता है कि ये खिलौना है, ये झाड़ू है, ये बर्तन है। तो जिसको हम देख के या छू के या सुगंध से महसूस कर सकते हैं, उसको कहते हैं भौतिक, भौतिक वस्तु। रासायनिक क्या होता है, ये आपको मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा। अभी आपका सिर्फ भौतिक इस पार्ट में ही देखना है, रासायनिक अगले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको कि आधुनिक काल के वैज्ञानिक जो थे, पदार्थों को फिर 2 भाग में बांट दिए। पहले प्राचीन काल के वैज्ञानिक ने क्या करा कि 5 भागों में बांट दिया, है ना, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। फिर धीरे धीरे संसार बढ़ता गया, फिर और अच्छे से उनको छोटे शॉर्टकट में बता दिया कि इन्होंने पदार्थों को 2 भागों में बांट दिया है, भौतिक और रासायनिक में। तो भौतिक और रासायनिक में बांट दिया है, फिर इनको भी समझना जरूरी है। फिर आपकी किताब में अगली हेडिंग आती है पदार्थों का भौतिक स्वरूप। यानी इन पदार्थ जो हमने पढ़ा है, जैसे पेन, पेंसिल, किताब, इनका भौतिक स्वरूप कैसा होता है, इनका रूप कैसे होता है ना, ये कैसे बने। भौतिक पदार्थों का भौतिक स्वरूप का मतलब यही होता है कि ये बने हैं तो कैसे बने हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, आपकी किताब में अगली हेडिंग है पदार्थों का भौतिक स्वरूप। इनका रूप कैसे होता है? इनका रूप 2 प्रकार का होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जितने भी पदार्थ है वो कण से ही मिलके बने होते हैं, है ना। जैसे इनको मैं अलग अलग भी समझाऊंगा, है ना। अभी मैंने इकट्ठा क्यों लिखा, ताकि आपको एक नज़र में ही पता चल जाए कि पदार्थों का भौतिक स्वरूप कौन कौन से होते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है कि ये होता है, और एक पदार्थ के ये कण बहुत छोटे होते हैं। ये 2 स्वरूप होते हैं किनके? पदार्थों के भौतिक स्वरूप, है ना। तो आपको ये कैसा पता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है? यानी मान लो ये कोई पदार्थ है ना, ये पदार्थ, सॉरी मैं थोड़ा इसको, ये पदार्थ है। ये पदार्थ जो कण से मिलकर बना हुआ होता है। हम डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि कण जो होते इतने छोटे होते हैं कि आपको दिखाई भी नहीं देंगे। ये आगे पढ़ेंगे कैसे नहीं दिखाई देते हैं ना। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। यदि ये कण है, इसको झूम करके देखेंगे, हम इसको झूम करके देखो, थोड़ा बड़ा करके देखें, तो इसके अंतर्गत छोटे 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 कण होते हैं, है ना। इन्हीं को बोलते हैं कण। और इन कणों का ही अपने आप में गुण होता है ना। इनमें रिक्ति स्थान होता है, इनमें आकर्षण बल होता है ना। किसी का घनत्व ज्यादा होता है, किसी का घनत्व कम होता है, किसी का गलनांक ज्यादा होता है, किसी का गलनांक कम होता है। तो ये सारे के सारे पदार्थ के गुण हैं। उसमें लोहा भी आएगा, है ना, जल, जितने भी। तो ये कण जो होते हैं, और जल में भी कण पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज हम आगे पढ़ेंगे। अब आप तो ये समझो कि पदार्थ के कण, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो ये पदार्थ, इसको जूम करा तो ये इनके अंदर कण है, तो हम कह सकते हैं कि एक एक कण से पदार्थ का निर्माण होता है।
जैसे हमारे शरीर में एक एक कोशिका से शरीर का निर्माण होता है ना। कोशिका, ये पढ़ेंगे, कोशिका चैप्टर आएगा तो उसमें कोशिका अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। जैसे मैंने यहाँ से ये चिमटी भर के निकाल लिया है ना शरीर से, तो ये क्या है, कोशिका है। तो ऐसे ही असंख्य कोशिका से पूरे शरीर का निर्माण हुआ। तो ऐसा ही पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ है, छोटे छोटे कण से मिलकर क्या हुआ है, पदार्थ का निर्माण हुआ है। इसको मैंने जूम करा तो इसके अंतर्गत बहुत असंख्य असंख्य यहाँ पे कण मिले, तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ कणों से मिलके बना होता है। समझ में आया। कोई सा भी मैंने छोटा सा पदार्थ ले लिया है, कोई सी भी आप चीज ले लो, उसमें कहीं ना कहीं कण होते हैं। अगला क्या है कि पदार्थ के ये कण बहुत छोटे होते हैं। मैंने बताया है, इसको जूम करके देखा तो अंदर बहुत सारे कण थे, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देख लेते हैं। पानी के अंदर भी कण होते हैं, आपको दिखाई देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई देते। और मान लो आप एक गेहूं का दाना लीजिए, उसका आटा करा हमने ना, गेहूं है, कण है, और उसके अंदर भी बहुत सारे कण है। तो जब हम उसको पीसा, है ना, आटा बनाया गेहूं का, और उसको एक थाली में लेना है ना, एक थाली में लेना है, और क्या करना, उसको फैला देना है पूरा, जब तक कि पूरा ना फैल जाए। फिर आप देखो उसमें आपको गेहूं का जो आटा था वो दिखाई देगा, वो आटा नहीं, कण है, आटा नहीं है। आटा ही कहना, पर वो कण है छोटे छोटे। तो जैसे आप उसको फैलाते जाओ, फिर आप देखना क्या उसमें आपको कण दिखाई देंगे? बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे, है ना, क्योंकि वो दूर दूर हो गए। जैसे उसको इकट्ठा करा था हमने, तो दिख गया था कि ये गेहूं का आटा है। समझ में आया? तो हम समझ सकते हैं कि जो पदार्थ के कण जो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, जब इकट्ठा होते हैं तो उसका रूप बन जाता है। जब इकट्ठा करते हैं तो उसका रूप दिखाई देता है, लेकिन जब दूर दूर होते हैं तो नहीं दिखाई देता है। तो ये उदाहरण क्रियाकलाप भी मैं बताऊंगा अभी। अभी तो मैं आपको बस शॉर्टकट में इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, अब हम क्या समझेंगे, अब हम ये समझेंगे कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, तो कैसे बना होता है उसका क्रियाकलाप मैंने करके दिखाऊंगा। और ये तो मैं इतना सा आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर ये जो इनको जो हमें विस्तार से पढ़ाऊंगा ना हेडिंग डाल के, ठीक है, तब तक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलो, अब आगे की प्रक्रिया देखते हैं हम। पदार्थों का भौतिक स्वरूप मैंने छोटा सा आपको समझा दिया था, इकट्ठा लिख के। अब उनको विस्तार से समझने जा रहे हैं, ठीक है, कि आखिर इनका भौतिक रूप कैसे होता है ना। तो पहली लाइन उसकी यही थी कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है, क्योंकि ये पदार्थ, इसको झूम करके देखा तो छोटे छोटे कण मिले, है ना। तो कह सकते हैं कि एक एक कण से ही पूरे पदार्थ का निर्माण हुआ है। इसका क्रियाकलाप देख लेते हैं, यानी आपकी किताब में है तो इसको मैं थोड़ा सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्ति स्थानों में समाविष्ट हो जाता है। अब ये रिक्ति स्थान क्या है, तो जैसे ही ये मैंने पदार्थ का को झूम करके देखा तो इसमें जो जगह दिख रही है आपको, वही रिक्ति स्थान कहलाता है। तो पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्ति स्थान होता है, ठीक है। इसी कारण ये एक दूसरे को मिक्स हो जाते हैं, यानी घुल जाते हैं एक दूसरे को। यदि रिक्ति स्थान नहीं होगा तो ये नहीं घुलेंगे, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि जल में भी कण होते हैं, तो उन कणों के बीच में भी रिक्ति स्थान होता है, और जब आप पदार्थ डाल रहे हो तो उसमें भी रिक्त स्थान होते हैं। जब जो दोनों चीज आपस में मिलाते हैं जल में, तो एक दूसरे के कण क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। कैसे होते हैं, तो एक उदाहरण देखते हैं ना। ये क्या बोला कि जब जल में नमक घुलते हैं तो नमक के कण जल के कण के बीच के रिक्ति स्थानों में समाविष्ट हो जाते हैं, यानी जो नमक के कण जो है वो जल के कणों के रिक्त स्थान के बीच समावित हो जाते हैं। जैसे एक गिलास लेना आपको, है ना, और इसमें आपको जल भर देना है, और इस मार्कर से ऊपर नहीं भरना है, ताकि हमें पता चले कि नमक डालने पे क्या ये जल जो है इसका स्तर ऊपर बढ़ जाएगा कि वहीं पे रहेगा। समझ, स्तर का मतलब ये था ये जल ऊपर उठ जाएगा कि यहीं पे रहेगा नमक डालने पे। तो आपको सोचना है कि यदि हम इसमें नमक डालेंगे तो ये जल का जो मैंने यहाँ मार्कर लगाया है इस तीर से ऊपर उठ जाएगा कि बराबर रहेगा। देखते हैं। अब ये क्या है, जल है,
जल है ना। अब इस जल में हम क्या डालेंगे, नमक। तो जब भी हम नमक डालेंगे तो क्या होगा, नमक इन जो रिक्त स्थान आपको दिख रहे हैं, ये जल के कणों के अंदर रिक्त स्थान होता है। कण क्या होता है मैंने समझा दिया है। जब आप किसी चीज को बारीक करते ही जाओ है ना, तो एक ऐसा आता है कि उसका एकदम लास्ट पॉइंट आता है जो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। गेहूं को आप पिसते ही जाओ, आटा, गेहूं का आटा देखे हो आप, उसके भी कण हो सकते हैं, लेकिन हम वही मान लो। और जब थाली में रखो फिर उसको फैलाओ एक एक गेहूं के आटे को, तो फिर दिखाई नहीं दे, क्योंकि उसके कण है वहां पे मौजूद है, लेकिन दूर दूर हो गए तो इतने छोटे थे कि आपको दिखाई भी नहीं दे रहे है ना। तो इतने छोटे होते हैं कण, है ना। जल के कण, पदार्थ के कण, सभी वस्तु के कण होते हैं जो आपस कणों से मिलके ही बना हुआ, तभी तो इकट्ठा रहते हैं, है ना। उसके अंदर अगर आकर्षण बल भी होता है, ये भी समझेंगे आप, है ना। चलो, इस गिलास में जल है। अब इस जल में हम क्या डालेंगे, नमक डालेंगे, है ना। नमक आप जानते हो, यहाँ पे शक्कर डाल दो। तो वो वाला कण मत समझना कि जो नमक का जो एक दाना होता है वो कण है, लेकिन उसको जब आप फोड़ोगे ना, ये कण है नमक का, है ना। जब इसको आप बारीक करोगे तो ये झूम करने पे इस टाइप से दिखाई देंगे। बहुत छोटे छोटे कण होते हैं उसके अंदर का। तो जब भी आप इसके अंदर डालोगे इस कण को, तो बिखर जाएंगे पूरे जल में, ये वाले कण पूरे एक एक कण में बिखर जाते हैं। तो जैसे आप इसके अंदर अगर नमक डालोगे आप, तो मैं ये नमक डाल दिया है ना लाल पेंट से, देखो ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं ये, जल में ही मिक्स हो गए। और कहाँ मिक्स हुए, जहाँ पे जल के जो कण के रिक्त स्थान थे वहीं पे मिक्स हो गए। ऊपर थोड़ी आए, यहाँ पे थोड़ी आए। तो हमने जो निशान लगाया था, जल का स्तर नहीं बढ़ा, जहाँ था वैसा की वैसा था। क्यों था, क्योंकि जल के अंदर रिक्त स्थान था, उस रिक्त स्थान में ही आ गए। और इसके कण बीजे उनके में रिक्त स्थान होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को मिक्स हो गए। तो जल का स्तर कैसे बढ़ेगा, वहां पे जगह अंदर खाली थी तो आ गए, है ना। जिसको कोई कमरा है वो वहां पे लोगों को अंदर घुसा दिया जाए, और घुसा दो तो बाहर थोड़ी आएंगे। वो तभी घुसा ना जब वहां पे खाली जगह थी। यदि ज्यादा होते तो बाहर आ जाते, दरवाजे के बाहर आ जाते। लेकिन वहां पे जब तक घुसा है, जब तक कि कमरा फुल ना हो जाए, है ना। तो क्या कमरे से बाहर लोग आए, नहीं आए। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें है। जल का स्तर कैसे बढ़ेगा, जब अंदर खाली जगह थी तो वहीं पे समा गया, है ना। जल, जल में नमक, ये क्या है, लाल से मैं नमक लिख देता हूँ, नमक। तो याद रखने वाला बात यही है ना, खास बात यही है कि जब हम कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये पॉइंट याद रखना। ये आ सकता है रिक्त स्थान में या फिर ऑब्जेक्टिव में कि क्या कणों के बीच डैश डैश क्या होता है, आकर्षण बल भी होता है। नीचे ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा रिक्त स्थान होता है कि नहीं होता है ना, कि दोनों होते हैं या कोई नहीं होता है। तो रिक्त स्थान होता है कणों के बीच, आकर्षण बल भी होता है ना। तो ये वाला आपको समझ में आया ना, ये गिलास है। ये किताब में क्रियाकलाप दिया हुआ आपको ना, तो आपको समझ में आया कि पदार्थ कणों से मिलकर ही बना होता है ना। हम इस बात को कैसे माने कि ये पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ होता है, तो हमने ये प्रयोग करके देखा कि वास्तव में पदार्थ जो है कणों से मिलकर ही बना होता है, तभी तो ये मिक्स हुए एक दूसरे को, है ना। चलो, अब हम इसको समझते हैं कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। जैसे पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सही बात है, क्योंकि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। जैसे आप पानी में थाली में आप पानी लो, उसको उंगली से ऐसे काटो, तो क्या जल कट जाएगा, नहीं कटेगा, क्योंकि उसके अंतर्गत कण है और जो एक दूसरे के अलग नहीं होना चाहते हैं, है ना। तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इसको हम कैसे देखें, कैसे माने। इसको तो हमने मान लिया कि कण जो होता है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, तो हमने प्रयोग करके देख लिया है ना। लेकिन इसको कैसे माने कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, तो आइए इसका भी क्रियाकलाप करते हैं, है ना। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जब जल में पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डालने पर, पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल डालने पर, क्रिस्टल यानी टुकड़ा, एक दो टुकड़े डालेंगे, है ना, जल में पोटेशियम पर मैग्नेट के, और रंगीन है टुकड़ा। पोटेशियम पर मैग्नेट एक पदार्थ ही है ना, जो कण है। और इस दो तीन क्रिस्टल के टुकड़े हम उस जल में डालेंगे, और ये क्रिस्टल जो है पोटेशियम थोड़ा रंगीन है ना।
ये रंगीन होता है तो वो जल में डालेंगे ताकि हम इसके कण देख सके, इसलिए रंगीन चीज ली हम जल में हम डाल रहे हैं ताकि हमें दिखाई दे कि वास्तव में इसके कण इतने छोटे होते हैं। तो चलो एक प्रयोग करते हैं, एक गिलास लेना है ऐसा कि वैसा, चलिए गिलास हो गई, ठीक है। यहाँ पे जल ले लिया, जल के स्तर में कुछ नहीं अंतर आएगा। इस जल में रिक्त स्थान है, जगह रिक्त स्थान होगा तभी चीज घुलेगी। जल, अब इसमें क्या डाल देंगे, पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहे हैं, रंगीन है ये पूरा, ये पूरी तरह जहां जहां खाली जगह था वहां पे आके घुल गया। हमें यहाँ कण क्यों नहीं दिखाई दे, क्योंकि दोनों सफेद थे, नमक भी और जल भी है, मतलब पारदर्शी समझो कैसा भी। अब इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो देखो पूरा रंगीन हमको दिखाई देगा, है पोटेशियम परमैंगनेट, प्लस का चिन्ह इसलिए है क्योंकि दोनों को मिला दिया है हमने ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको समझना है कि हमने जल में पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल यानी टुकड़े इसके अंतर्गत डाले तो पूरा जल रंगीन हो गया, और जो जल जो रंगीन हुआ है, आपको रंगीन दिख रहा है, वो इसके कण ही है जो सब दूर घुल गए, और अब उसको हम छोटे नहीं कर सकते हैं ना। जो कण के टुकड़े अंदर जाके एक ऐसा टुकड़ा था कण, है ना, इसको झूम करके देखा तो इसके अंदर के बहुत सारे टुकड़े होते हैं ना, और इसको जब आप जल में डालोगे, इसको उठा के, तो ये कण जो है जल में पूरा बिखर गया, ये कण पूरे बिखर गए, पूरा रंगीन हो गया जल। तो हमें इसको देख ये पता चलता है कि वास्तव में पदार्थ कण इतने छोटे होते हैं कि पूरे जल में घुल गए, और ये आखिरी ऐसा छोटा टुकड़ा हो गया इनका कि इससे फिर टुकड़े नहीं कर सकते ना, जल में घुल गया है, आप थोड़े टुकड़े कर सकते हैं इसको, जल में पूरी तरह से घुल गया। तो समझ में आया, ये दोनों प्रयोग जो मैंने करके आपको दिखाया है, यही होता है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है, एक तो ये है ना, एक तो ये वाला, और दूसरा ये। तो इसको आप अच्छे से उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर अगला देखते हैं। चलिए, आप पदार्थों के कणों के गुण को समझते हैं ना, कि पदार्थ के जो कण है उनके क्या गुण, समझ में आया आपको। जो पदार्थ है उनके कणों के गुण क्या है, फिर वो जैसे पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये गुण होता है पदार्थ का ना, हमने पहले आपको मैंने बताया था कि जैसे कोई ये पदार्थ है, इसको झूम कर रहा तो इस टाइप से ये कण दिख रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी पदार्थ के कणों के बीच, है ना, यहाँ पर पदार्थ के कणों के बीच लिखना था, पदार्थ के कणों के बीच, है ना, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो होता है बिल्कुल ये वाला जगह आपको दिख रही है, बड़ा बना देता हूँ ये। तो इनके बीच रिक्त स्थान होता है, देखो इसके और इसके बीच में ये रिक्त स्थान, इसके बीच में ये रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान, ये है ना। तो कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ये क्यों होता है मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया है। जैसे जब हम नमक, शर्करा, पोटेशियम परमैंगनेट या नींबू पानी ले लो आप, चाय, कॉफी, ये सभी के कण जल के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, है ना। क्योंकि जब पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान नहीं होगा, जल के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होगा, तो उस खाली जगह में ये बैठ जाते हैं। यदि नहीं होगा तो कैसे बैठेगी, क्योंकि वहाँ पे खाली जगह है ही नहीं, है ना। जैसे हम कोई बस में बैठते हैं तो जब तक बस भरती है जब तक वो फुल ना हो जाए, आप जैसे ही ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर सवारी नहीं बैठेगी, क्योंकि वहाँ पे सवारी फुल हो गई है, क्योंकि वहाँ पे खाली जगह ही नहीं है। ऐसा ही जल में जब तक रिक्त स्थान था वो जब तक पूरा ना भर जाए तब तक जल का स्तर वही रहता है, एक दूसरे के कण समावेशित हो जाते हैं।
तो हमें इस प्रयोग से पता चला है कि जब हम नमक, शर्करा, पोटेशियम परमैंगनेट या नींबू के पानी, वो सारे उदाहरण, ये सभी के कण जल के कणों के रिक्त स्थान में एक दूसरे को समावेशित यानी एक दूसरे को मिक्स हो जाते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः कणों में रिक्त स्थान पर्याप्त होता है। कणों के बीच रिक्त स्थान पर्याप्त होता है। जैसे ये पेन भी है, छोटे छोटे कण से मिलके बनी हुई है ना। समझ में आया आपको? चलो, अब इस दूसरा गुण क्या है, पदार्थ का दूसरा गुण क्या है? देखो, पदार्थ के 3 गुण होते हैं, मैंने आपको अच्छे से लिख दिया है कौन कौन से पदार्थ कण के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा गुण क्या है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये कण जो है ये इधर उधर गतिशील होते हैं ना, जब इसमें तापमान बढ़ाएंगे तो इनके कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, ये समझाऊंगा अभी मैं आपको, है ना। अगला होता है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अंदर के अंदर, तभी तो इकट्ठा रहता है। और इनमें एक बल कार्य करता है, आकर्षण बल। यहाँ पे जगह खाली कम है, इसलिए मैं आपको ये मिटा के इधर अच्छे से समझाऊंगा इसको, है ना। अभी तो ये 2 समझो आप। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, बिल्कुल होते हैं, है ना। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तापमान बढ़ने पर कण और गतिशील हो जाते हैं। यदि तापमान बढ़ा दिया जाए तो और ज्यादा गति करेंगे कण, है ना। ये समझ में आए? जैसे हमने घर में अगरबत्ती लगाते हैं सुबह सुबह, सुबह शाम, तो हमें दूर से ही सुगंध आती है कि घर में अगरबत्ती जल गई। हम दूर रहते तब भी, क्यों? क्योंकि अगरबत्ती का जो तापमान था वो बढ़ गया, यानी माचिस से उसको जलाया तो उसके कण जो है तापमान बढ़ने पे उसकी गति बढ़ जाती है। तो जो अगरबत्ती के कण है वो हवा के माध्यम से उड़ के हमारे तक आ जाते हैं और हमको सुगंध महसूस होती है। जैसे घर में खाना बनता है, दूर से ही पता चल जाता है कि घर में खाना बन रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तापमान है और वहाँ के कण जो है हवा के माध्यम से गतिशील हो जाते हैं और हमारे तक आ जाते हैं वो कण, और कण को हम सूंघ जाते हैं तो बोल समझते हैं कि हाँ, खाना बन रहा है। ठीक है। तो ये जो दूर से ही सुगंध आती है तो कण होते हैं धुएं के रूप में, ठीक है, कण ही है। इतने बारीक होते हैं कि दिखाई भी नहीं देते, मैंने आपको बता दिया था। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तापमान बढ़ने पर कण और गतिशील हो जाते हैं, इसलिए तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बिल्कुल, गति उनकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, बढ़ जाती है, बहुत जल्दी आते हैं ना। गतिज ऊर्जा यानी चलने की ऊर्जा तेज हो जाती है, अधिक बढ़ जाती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण भी बता देता हूँ। क्रियाकलाप मान लो, आप कैसे समझे कि तापमान बढ़ने पर ही गतिशील हो जाते हैं। मैंने 2 उदाहरण तो आपको बता दिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। जैसे 2 गिलास लेना है आपको, एक गिलास ले, कि इसमें क्या है, गर्म जल भरना है इसमें, है ना। कौन सा जल भरना है? गर्म जल, यानी इसका तापमान बढ़ा हुआ तापमान है इसमें। ये है गर्म जल। अब इन कणों के बीच में रिक्त स्थान है, तो जैसे इसके अंदर हम नमक डालेंगे या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर एक काम करो, पेन की स्याही डाल दो, कुछ भी डाल दो इसमें, तो जल्दी कौन सी गिलास में घुलेगा। जैसे इसमें मैंने आपको ऐसी भी चीज डाल दी, जैसे पोटेशियम या फिर पेन की स्याही आपने डाल दिया इसमें, है ना। नमक ले लेते हैं, ये गर्म जल है, और एक में ठंडा गिलास लेना, ठंडा गिलास यानी ठंडा जल। इसमें भी आप पानी आधा गिलास भर दो। ये कैसा है? ठंडा जल। इसमें भी हमने क्या भरा? ये नमक डाल दिया, रिक्त स्थान में पूरा समावित हो गया। इस प्रयोग में आप कुछ भी डाल सकते हो, पेन की स्याही डाल सकते हो। इसमें यह अंतर करना है कि वास्तव में तापमान बढ़ने पे कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है क्या। तो इससे ये पता चलता है कि हमने जैसे गर्म जल में डाला तो सबसे पहले किसका, यानी कौन सी चीज जल्दी घुल जाएगी, गर्म वाले जल में या ठंडे वाले जल में।
तो बिल्कुल सही है कि आप गर्म जल में नमक डालोगे तो ये वाला जल्दी घुलेगा, क्योंकि कण जो है, जैसे ये कण इसको झूम करते हैं तो इस टाइप से दिखाई देते हैं। तो ये कण जो जैसे जल के अंदर डाला एक कण नमक, जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो यहाँ से ये कण गर्म हो जाएंगे तो फटाफट जल्दी जल्दी बाहर बिखर जाएंगे, है ना। यहाँ से बहुत जल्दी गति कर लेंगे और पानी में पूरे बिखर जाएंगे, क्योंकि गर्म जल आया, उसमें गतिज ऊर्जा उनकी बढ़ गई। जैसे ही गतिज ऊर्जा उसमें बढ़ी तो उनमें एनर्जी आ गई, एकदम से बाहर निकले, है ना। ये तापमान बढ़ने पे तुरंत बाहर आ गए और उसमें बिखर गए। और ये क्या है, आराम से, है ना, आराम से निकलेंगे। मान लो किसी घर में आग लगी, बहुत से ऐसे देखे होगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए लेकिन कहीं कहीं ऐसे होता है, तो वहाँ के लोग बहुत जल्दी बाहर निकलते हैं, तापमान बढ़ा हो। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो, इनका तापमान बढ़ गया तो बहुत जल्दी फटाफट फटाफट घुल जाते हैं। और ऐसे ही निकलना है घर से बाहर, आराम से निकलेंगे। तो ये आराम से निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ के कण जो है जल्दी घुलेंगे और ये धीरे घुलेंगे। तो आपको ये वाला समझ में आया कि पदार्थ के कण जो निरंतर गतिशील होते हैं, तापमान बढ़ने पे इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है ना। अब ये वाला देखते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये वाला मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, यहाँ पे जगह नहीं, इसको मिटा देता हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट लो, आपको इकट्ठा ही लिखना है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे पदार्थ के कणों के गुण का तीसरा गुण। तीसरा गुण पढ़ेंगे, दो गुण मैंने बता दिया है, अब तीसरा गुण देखते हैं। तीसरा गुण क्या कह रहा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण जो है, मान लो ये पदार्थ है, झूम कर तो इस टाइप से दिखाई देंगे, तो ये कण जो है इनको अलग नहीं होने देते हैं, इसलिए वस्तु की आकृति निश्चित होती है। एकदम पकड़ के रखते हैं, जैसे पेन है, इसका आकार दिख रहा है क्योंकि इसके कण जो है इसको एकदम मजबूत से पकड़ के रखा है। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य कर रहा है ना। आकर्षण का मतलब होता है आकर्षित करना, यानी अपने ओर खींचना, एक दूसरे को कण खींच रहे हैं। इसके ही अंदर ये पदार्थ है, इसको झूम कर इस टाइप से दिखा, तो ये कण जो है एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को सटा के बैठे हैं ना, कि दूर नहीं जाना, जैसे इस तरफ ऐसे। तो आपको ये वाली लाइन समझ में आई कि पदार्थ के कण के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, जो कणों को आपस में जोड़कर या अलग नहीं होने देते हैं, है ना। तो ये पदार्थ का तीसरा गुण होता है। जैसे आपने एक लोहे की कील लेना है और एक चौक लेना है, उस पर हथौड़ी मारना है, आप देखते होंगे कि जल्दी कौन टूटेगा, बिल्कुल चौक टूट जाएगा, है ना, उसके टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन कील जो है वो नहीं टूटेगी, क्योंकि कील के अंदर आकर्षण बल ज़्यादा होता है, मजबूती से पकड़ के रखता है ना वो। जैसे हमने हथौड़ी मारी तो जिसमें आकर्षण बल कम होगा वो जल्दी टूट जाएगा, तो जो मजबूती से पकड़े होंगे धीरे टूटेगा। तो कील क्यों नहीं टूटी और चौक टूट गया, क्योंकि चौक में कहीं ना कहीं ये जैसे मैंने ये हाथ ऐसे पकड़ा है तो आकर्षण बल कमजोर है ना, जैसे ही मारोगे टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन कील के अंदर एकदम मजबूती से कण एक दूसरे को ऐसे पकड़ के रखे हैं, है ना, ताकि टूटे ना। ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, है ना। चौक में आप इस टाइप से था तो जरा सा मारा टूट गया, लेकिन इस कील के अंदर के कणों की मजबूती जो है, इस तरह से आकर्षण बल एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं कण, और आपस में जोड़ के अलग नहीं होने दे रहे हैं ना। समझ में आया आपको कि इनके अंदर कण का जो बल भी अलग अलग कार्य करता है, किसी में ज़्यादा होता है तो मजबूती से पकड़ के रहता है कण एक दूसरे को, और जैसे कोई वस्तु जल्दी भंगुर यानी जल्दी टूट जाती है तो उनका जो कण जो है कमजोर बल होता है। तो आपको ये आकर्षण बल समझ में आया कि पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, जो कणों को आपस में जोड़कर या अलग नहीं होने देता है। जैसे एक और आप थाली में जल लेना, थाली में जल लेना और उंगली से उसको काटने की कोशिश करना, जल कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि जल के अंदर जो कण है वो एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं, तो वापस वो कटने नहीं देता है ना। तो ये वाला भी क्रियाकलाप है आपकी बुक में, है ना? तो आपको ये वाला समझ में आया। अब हम बाकी जो है
अगला आपको है कि पदार्थ की अवस्थाएं देखेंगे, कितनी अवस्थाएं होती है ना, ये देखेंगे। तो आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है।